Assalamu alaikum. So today our topic of discussion is a very recent development, and that is the Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity. So सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये इकोनॉमिक फ्रेमवर्क क्या है, what does it involve, and which countries are members of this economic framework, and what are its targets. So you know that, as the name suggests, कि इस फ्रेमवर्क के दो मेन टारगेट्स हैं। एक है इंडो पैसिफिक रीजन एंड दूसरा है इकोनॉमी इन जनरल। सबसे पहले इस फ्रेमवर्क के बारे में बात की गई थी इन अक्टूबर इन 2021। दे basically introduced this initiative in the East Asia Summit last year. And now, on 23rd May 2022, it was officially announced by the US President Joe Biden. यानी कि जब इस साल यूएस प्रेसिडेंट ने ईस्ट एशिया विज़िट किया, हिज फर्स्ट एवर विज़िट टू ईस्ट एशिया, वहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारे ममालिक का दौरा किया। एंड इन व्हेन ही रीच्ड जापान इन टोक्यो, देयर वाज क्वाड समिट, जहाँ पे उन्होंने क्वाड अपने मेंबर्स के साथ, उनके हेड क्वाड के मेंबर्स के हेड्स के साथ उन्होंने ये न्यू इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी का ये इनिशिएटिव अनाउंस किया। ठीक है, सो ही मेट द इंडियन प्राइम मिनिस्टर एंड द जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर इन पर्सन, और बाकी जो मेंबर्स हैं इस फ्रेमवर्क के, उन्होंने एक वर्चुअली अटेंड किया इस इनिशिएटिव की अनाउंसमेंट को। नाउ वी शुड नो कि इस फ्रेमवर्क के 13 मेंबर्स हैं, यूएस एंड 12 अदर मेंबर्स। अगर हम उनके नाम लें तो देयर इज़ ऑस्ट्रेलिया, ब्रूनई, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फ़िलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। ये तमाम कंट्रीज़ इंक्लूडिंग यूएस आर टोटल 13 मेंबर्स ऑफ द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। नाउ एज़ यू नो दैट कि इकोनॉमी ही इसका टारगेट होगा, बट द इकोनॉमी ऑफ द इंडो पैसिफिक नेशंस। नाउ द थिंग इज़ दैट इट इज़ नॉट लाइक अ ट्रेडिशनल ट्रेड एग्रीमेंट। जैसा कि एक ट्रेडिशनल ट्रेड एग्रीमेंट होता है, उसमें ट्रेड बैरियर्स को रिमूव किया जाता है, ट्रेड टैरिफ्स को रिड्यूस किया जाता है, और फ्री मार्केट एक्सेस दिया जाता है। तो दिस फ्रेमवर्क डज़ नॉट इन्वॉल्व ऑल दीज थिंग्स। बेसिकली बात यह है कि इकोनॉमी के हवाले से, या इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के हवाले से, या इकोनॉमी को सस्टेनेबल बनाने के हवाले से, जो भी इकोनॉमी के कंपोनेंट्स हैं उन पर मिलकर काम किया जाएगा, ताकि जो इंडो पैसिफिक नेशंस हैं उनकी इकोनॉमीज़ को इंटीग्रेट किया जाए और उनकी स्ट्रेंथ इंश्योर की जाए। मोर ओवर उनकी इकोनॉमी को सस्टेनेबल बनाया जाए, स्पेशली इन रिस्पॉन्स टू एनी फ्यूचर क्राइसिस। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि पेंडेमिक और फिर जो रशिया यूक्रेन वॉर हुई, उसके दौरान एक जो ग्लोबल इकोनॉमी का हमें रिसेशन देखने को मिला, क्योंकि सप्लाई चेन मैसिव लेवल पे डिस्टरप्ट हुए, जिसकी वजह से तमाम कंट्रीज़ ने इन्फ्लेशन को फेस किया। मोर ओवर इकोनॉमिक क्राइसिस को बुरे तरीके से फेस किया। तो फ्यूचर में किसी भी क्राइसिस से अच्छे से निपटने के लिए ये एक फ्रेमवर्क आगे रखा गया है, जिसके थ्रू द प्लान इज़ के इकोनॉमीज़ को सस्टेनेबल बनाया जाएगा फॉर एनी फॉर्म ऑफ फ्यूचर क्राइसिस। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो भी कंट्रीज़ इस फ्रेमवर्क के मेंबर्स हैं, दोज ऑल कंट्रीज़ मेक अप अराउंड 40% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी। ऑलराइट, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करें कि व्हाट डज़ दिस इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क इन्वॉल्व, तो दिस एक्चुअली लेज आउट और डिटर्मिन्स 4 पिलर्स, जिन पे नेशंस जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ हैं वो मिलकर काम करेंगे। ऑलराइट, काम करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे एक दूसरे के साथ। ऑलराइट, सो द थिंग इज़ दैट उन 4 पिलर्स हैं। एक तो होगा कनेक्टेड इकोनॉमी, दूसरा होगा टैक्स एंड एंटी करप्शन, नंबर 3 इज़ क्लीन एनर्जी एंड डीकार्बनाइजेशन। इसके अलावा एक और भी पिलर है इसका। तो ये 4 पिलर्स इन
पर काम किया जाएगा। मोरोवर अब हर पिलर के अंडर उसके सब कंपोनेंट्स हैं, ऑलराइट, जिस पर इंडिविजुअली कमिटमेंट्स की जाएंगी बाय दी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़। नाउ द थिंग इज़ के currently 13 countries are the part of this framework and other countries are also welcome, दूसरे countries को भी welcome किया जाएगा। and now there is a flexibility कि अगर कोई country इस पूरे entire framework के साथ commit नहीं करना चाहता तो they are free to commit with any single pillar of this framework, ठीक है। लेकिन हर पिलर के अंडर जो उसके कंपोनेंट्स हैं उस पर जो कमिटमेंट्स की जाएंगी कंट्री की जानिब से वो बाइंडिंग होंगी, ऑलराइट। सो बेसिकली अदर कंट्रीज़ में ऑल्सो ज्वाइन दी फ्रेमवर्क और दे में साइन अप फॉर एनी पिलर ऑफ देयर चॉइस। अब अगर हम इसकी सिग्निफिकेंस के बारे में बात करें तो एक तो सिग्निफिकेंस इसकी ये है कि जो अपेरेंटली बताया गया है कि ये इकोनॉमीज़ को इंटीग्रेट करेगा ताकि किसी भी फ्यूचर क्राइसिस की सूरत में जो डिस्ट्रप्शंस हैं और जो उसके नतीजे में जो मैसिव लेवल पे इकोनॉमिक लॉसेस हैं उनको मिनिमाइज़ किया जाएगा, ऑलराइट। लेकिन अगर यूएस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो कहा जाता है कि यूएस का ये एक दूसरा अटेम्प्ट है चाइना को काउंटर करने का, यानी कि जैसा कि वी सॉ लास्ट ईयर कि मिलिटरली साउथ चाइना सी में इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना को काउंटर करने के लिए यूएस केम अप विद द आइडिया ऑफ ऑकस अलायंस, ऑलराइट, जिसके अंडर जो है ऑस्ट्रेलिया को यूएस और यूके दोनों न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स डेवलप करने में हेल्प करेंगे। तो इस तरह एक पावर ऑफ बैलेंस है वो डिस्टर्ब होगा रीजन में और ऑस्ट्रेलिया को चाइना के मुकाबले स्ट्रेंथन किया जाएगा। मोरोवर लास्ट ईयर इन द G7 मीटिंग प्रेसिडेंट जो बाइडन ऑल्सो अनाउंस द इनिशिएटिव ऑफ B3W यानी बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, ये इनिशिएटिव अनाउंस किया जिसके थ्रू मिडिल एंड लो इनकम कंट्रीज़ को सपोर्ट किया जाएगा इन डिफरेंट एरिनाज, ठीक है, ताकि उनकी जो चाइना पर डिपेंडेंस है उसको ख़त्म किया जाए। तो ये भी एक इनिशिएटिव था जिसका मकसद था चाइना को काउंटर करना या उसके इन्फ्लुएंस को मिनिमाइज़ करना इन द इंडो पैसिफिक रीजन। नाउ द थिंग इज़ दैट नाउ यूएस हैज़ कम अप विद दिस इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, जिसका यूएस के लिए मकसद ये है कि जो इंडो पैसिफिक नेशंस हैं उनको चाइना के इन्फ्लुएंस से निकाला जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना का प्रोजेक्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एंड अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें तो ऑलमोस्ट 150 या फिर उससे भी ज़्यादा नेशंस कंट्रीज़ हैव बिकम पार्ट ऑफ दी चाइनाज़ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो एक तरह से उनका चाइना के साथ एक इंटरडिपेंडेंस क्रिएट हो गई है इकोनॉमिकली और स्पेशली इसकी वजह से चाइना का जो इस रीजन में इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी हद तक इन्हेंस हो चुका है। तो यूएस चाइना के इन्फ्लुएंस को डिक्रीज़ करना चाहता है, रिड्यूस करना चाहता है इस रीजन में। दैट इज़ वाई इट हैज़ कम अप विद दिस न्यू प्रोजेक्ट ताकि वो इकोनॉमिकली चाइना को काउंटर कर सके, चाइना की डोमिनेंस को चैलेंज कर सके इन द इंडो पैसिफिक रीजन। और अगर ये कामयाब हो जाता है तो इन दैट केस चाइनीज़ इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस में रिसीड फ्रॉम द इंडो पैसिफिक रीजन, ऑलराइट। अब अगर हम इंडो पैसिफिक रीजन की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करें कि क्यों ये ग्लोबल पावर्स के लिए या रीजनल पावर्स के लिए एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, तो बात ये है कि इंडो पैसिफिक रीजन एक बहुत ही रिसोर्स रिच रीजन है। मोरोवर जो इंडो पैसिफिक नेशंस हैं दोज मेकअप सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, जिसकी वजह से ये वाला रीजन और ये इस रीजन के जो कंट्रीज़ हैं आर द बिगेस्ट मार्केट्स फॉर द वेस्टर्न कंट्रीज़, फॉर द यूएस एंड द यूरोपियन कंट्रीज़। तो इस वजह से भी इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। मोरोवर जो इंडो पैसिफिक के वाटर्स हैं दोज आर रिसोर्स रिच और कहा जाता है कि वहाँ पर जिसका ज़्यादा फुट होल्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही वो कंट्री स्ट्रॉन्ग होगा और विल बी अ ग्रेट रीजनल पावर। और इंडिया के भी इसीलिए एम्बिशंस हैं कि वो
हर लिहाज से ख़ुद को स्ट्रॉन्ग करे एंड एज अ रीजनल पावर इमर्ज हो। एंड सिमिलरली चाइना के लिए भी ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज ऑब्वियसली अगेन चाइना वांट्स टू बी अ रीजनल मेजर पावर। ठीक है, तो इसके अलावा इंडो पैसिफिक रीजन की बहुत ही स्ट्रेटजिक सिग्निफिकेंस भी है, इन अ सेंस दैट देयर इज़ मलाका स्ट्रेट। मलाका स्ट्रेट से दुनिया की जो एक ह्यूज वॉल्यूम ऑफ ट्रेड जो है यहाँ से गुज़रती है। ठीक है, एंड स्पेशली अगर हम चाइना की बात करें यूएस राइवलरी के हिसाब से, तो चाइना अपने इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के आने जाने के लिए इन मलाका स्ट्रेट्स पर बहुत डिपेंड करता है। तो एक तरह से ये मलाका स्ट्रेट चाइना के लिए एक लाइफ लाइन है। ऑलराइट, तो इसीलिए चाइना ये चाहता है कि इस इंडो पैसिफिक रीजन में, इंडो पैसिफिक के मरीन वाटर्स में चाइना का इन्फ्लुएंस रहे और जो उसकी कंट्रीज़ हैं, रीजनल कंट्रीज़, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रहें या फिर उनके साथ एक अच्छी इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस रहे, ताकि चाइना का इन्फ्लुएंस इस रीजन में बरकरार रहे। लेकिन ऑब्वियसली यूएस वो भी चाहता है कि उसका इस इतने इम्पोर्टेंट रीजन में इन्फ्लुएंस रहे, और बीइंग अ ग्लोबल सुपर पावर, यूएस जो है ऐसे अलाइंसेस बना रहा है और ऐसे फ्रेमवर्क्स बना रहा है और इस रीजन की कंट्रीज़ को उनमें इन्वॉल्व कर रहा है अगेंस्ट चाइना। सो द आइडिया इज़ के इस फ्रेमवर्क के आने के बाद इस पर काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुआ है, इन अ सेंस दैट कि ये एज सच इतना बेनिफिशियल नहीं है बाकी के मेंबर कंट्रीज़ के लिए, बल्कि ये यूएस का जो प्रेजेंस है उसको इंश्योर करने के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। एंड ओवरऑल ये यूएस के लिए ही ज़्यादातर फ़ायदेमंद होगा, अदरवाइज़ फॉर द अदर मेंबर कंट्रीज़ इट इज़ नॉट एज बेनिफिशियल एज इट सीम्स। और अगर हम इस पे चाइना के रिस्पांस की बात करें, तो चाइना अगेन सेड के दिस इज़ अ फेल्ड अटेम्प्ट ऑफ यूएस टू काउंटर चाइना, एंड इट इज़ an attempt to destabilize this region and the peace of this region. All right, so this is one significant development जो कि past कुछ months में हमें देखने को मिली. So now I think we have discussed most of the important points. Now let's end this lecture here. If you found it helpful, so please like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you so much. Take care. Bye bye.